गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आवाज़ आती होगी मेरे हिसाब से। तो आज समय हो गया है तो लेक्चर चालू कर देते हैं। ये 16 मीटिंग जो है वो थोड़ी टफ है, क्योंकि उसमें सब साइंटिफिक टर्म्स का बहुत यूज़ किया गया है और योग और साइंस का कॉम्बिनेशन करने का प्रयत्न किया है। पर हम लोग जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, इनको ये सब समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। और आज भी कुछ ये कोटेशंस अभी भी उन्होंने ये लिए हैं, वो इस मीटिंग में अभी चालू है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं, जितना समझ में आता है इतनी बात करेंगे। पर जो साइंटिफिक कोटेशंस है उसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। जो योग की बात आएगी उसको हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। और 4 पेजेस जो है उसको आज प्रयत्न करते कि मीटिंग ख़त्म हो जाए। किसी का म्यूट चालू हो तो बंद कर देना। तो पढ़ते हैं डिस्कोर्सिस 1, मीटिंग नंबर 16, पेज नंबर 70। तो लास्ट टाइम हमने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ कहते हैं 69 पेज पर, तो व्हाट हैपन टू 75 to 70% ऑफ द सेरेब्रल आउटपुट बाय द ऑर्गेनिज्म, दे सीम टू वेनिश। These areas are declared as silent area and are non-functional। तो ये हमारा ब्रेन का एक हिस्से की बात है कि जो एरिया डोरमेंट है, नॉन फंक्शनल है, और उसको साइलेंट एरिया भी कहते हैं। तो ये बात अभी यहाँ पेज नंबर 70 के ऊपर फिर से दोहराते हैं कि सो व्हाट हैपन्स टू दैट टू द 75 to 79 ऑफ द सेरेब्रल आउटपुट। तो सेरेब्रल आउटपुट से जो निकल रहा है, जो एक प्रवाह, जो एक ऊर्जा या करंट, तो वो जो है वो उसमें से 75 to 79% उसका क्या होता है, वो एक सवाल है। कुछ चीज़ों का जो है, कुछ जो अंदर से जो निकल रहा है उसका यूटिलाइज ये सिस्टम के अंदर हो जाता है एस्ट्रल लेवल के ऊपर। जैसे कि थिंकिंग प्रोसेस के अंदर कुछ इम्पल्सिस का उपयोग होता है, बॉडी ब्रेन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए होता है। पर बाकी के जो आगे हमने देखा था कि जैसे डॉक्टर किंग कहते हैं कि 30,000 इम्पल्सिस अंदर आते हैं, तो 30,000 में से बहुत कम का यूटिलाइज होता है, बाकी का कहीं चले जाता है। तो वही बात उन्होंने यहाँ आगे की थी कि ये जो साइलेंट एरिया में जो चले जाते हैं वो बाकी के सब चले जाते हैं और कुछ इम्पल्सिस का उपयोग होता है। यहाँ उन्होंने मेडिकल टर्म में उसको हम जिसे इनकमिंग इम्पल्स कहते हैं, यहाँ उन्होंने सेरेब्रल आउटपुट के संदर्भ में बताया है। डज इट रन आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और जस्ट डाई आउट। तो वो ऑर्गेनिज्म से बाहर निकल जाता है, फेंक दिया जाता है, कि वो डाई हो जाता है, मर जाता है। ये एक सवाल है। जो इनकमिंग इम्पल्स आए तो उसमें से कितने का उपयोग हुआ और कितने मतलब जो बाहर निकलते हैं तो विचार के रूप में या किसी और तरह बाहर निकल जाते हैं, वो रन आउट इसको कहा है। और डाई मतलब कि ये जो साइलेंट एरिया में अगर चला गया तो वो समझो कि मर गए, उसका क्या होता है उसका कोई पता ही नहीं चलता। मेडिकल साइंस इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट ऑट टू बी सो, अदरवाइज सम रिएक्शंस वुड बी नोटिसेबल। तो मेडिकल साइंस भी मानता है कि ये जो हो रहा है तो इस तरह वो गुम होते हो जाएंगे, होते होंगे, इसीलिए उसका कोई रिएक्शन या कोई प्रतिक्रिया या उसका कोई बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर कोई इसकी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। अगर जो ऐसा होता तो बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर कोई नोटिसेबल चीज़, कोई रिएक्शन हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कुछ तो डिसअपीयर ही हो जाते हैं। कुड दिस बी बिकॉज द फूड ऑफ द इनकमिंग इम्पल्सिस रिमेन अनडाइजेस्टेड। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई जो इम्पल्सिस अंदर आते हैं
वो अनडाइजेस्टेड, उसका पाचन नहीं होता है, उसका जो उपयोग राइट यूज़ होना चाहिए वो राइट नहीं यूज़ नहीं होता है। इसीलिए वो जो है वो कुछ अनडाइजेस्टेड की स्थिति के अंदर ये चीज़ ऐसे होती होगी कि बाद में वो डिसअपियर हो जाते होंगे। is therefore unable to push the air octave that reaches cerebellar area, and here the half air octave ends do re mi and creating electrical energy for the organism। अब आगे हमने देखा कि भाई एक फूड ऑक्टेव जो है वो फूड ऑक्टेव आगे बढ़ता है, उस दौरान उसको एयर ऑक्टेव का सपोर्ट मिलता है। एयर ऑक्टेव कैसे होता है कि जो हम श्वास लेते हैं वो श्वास जो एयर है वो लंग्स में जाती है, और लंग्स में से वही एयर या ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाता है, और ब्लड जो है वो लीवर से होके फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है। तो वहाँ ऑक्टेव थोड़ा आगे बढ़ता है फूड ऑक्टेव, पर एयर ऑक्टेव जो अंदर चालू हुआ है तो वो जो है वो डो रे मी मतलब सारे ग के ऊपर आके वो अटक जाता है, वो आगे जा नहीं सकता, क्योंकि उसको जो इनकमिंग इम्पल्स का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो इनकमिंग इम्पल्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसीलिए सारे ग मतलब जो हमने डायग्राम के अंदर एनेग्राम के अंदर जो देखा था 369, तो 3 से शुरू हुआ मतलब सा रे ग, अब 6 के ऊपर आया और एयर ऑक्टेव जो है वो वहाँ रुक गया। यहाँ इसको पुश मिलना चाहिए इनकमिंग इम्पल्स का, तो ही वो ऑक्टेव आगे बढ़ सकता है। पर क्योंकि इनकमिंग इम्पल्स ही यहाँ कंप्लीट नहीं है, सही ढंग से नहीं आते हैं या ये जिस तरह मर जाते हैं बहुत सारे, तो किसी कारण ये एयर ऑक्टेव आगे बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए उसमें से सिर्फ थोड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है जो ऑर्गेनिज्म के उपयोग के लिए ज़रूरी है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ उसमें से निकलती है और हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम फिर भी चालू रहता है। तो फूड ऑक्टेव भी कंप्लीट नहीं है, एयर ऑक्टेव भी कंप्लीट नहीं है, और इनकमिंग इम्पल्स का ऑक्टेव भी कंप्लीट नहीं है। फिर भी जितना वो कंप्लीट होते हैं तो कम से कम हमारी जो नॉर्मल लाइफ है इसके लिए जितना ज़रूरी है, तो भगवान ने ऐसा एक प्रोविज़न कर दिया है कि भाई कम से कम हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम चालू रहे, इतनी हमें ऊर्जा कहीं ना कहीं से फूड से, एयर से, इनकमिंग इम्पल्स से मिलती रहती है। पर फिर भी ये तीनों कंप्लीट नहीं है। अगर योग के इवोल्यूशन में जाना है तो इन सबको कंप्लीट करना पड़ता है। इट इज़ देयरफॉर ऑब्वियस दैट देयर इज ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म एट द सेरेबेलम, बट दिस एनर्जी इज नॉट फर्दर मेड यूज ऑफ एंड इज वेस्टेड एंड नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बनती है, हम देखा कि एयर फूड जो थोड़ा चलता है सारे घर से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आगे कुछ नहीं होता है। वो सेरेबेलम तक जो है छोटा दिमाग है वहाँ तक पहुँचती है, पर आगे उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ कुछ नहीं होता है। तो वो एक वेस्टेज हो जाती है, या तो हम योग कहें कि भाई वेस्टेज हो रहा है इसलिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन आगे नहीं हो पाता है। इफ इट कैन बी मेड यूज ऑफ कॉन्शियसली, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू पुश द एयर ऑक्टेव to complete its octave, and then the octave of incoming impulses would itself proceed either to do re mi instead of disappearing to do, or even could go beyond mi to complete its own octave, but for this some additional push would be necessary। अब जो है ये इनकमिंग इम्पल्स का जैसे हमने देखा इस तरह वो 3 के ऊपर आके वो अटक जाता है, तो उसको वहाँ कोई पुश मिलने की ज़रूरत है। अब इनकमिंग इम्पल्स जो है वो भी जो आता है वो तो सा के ऊपर आके अटक जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा रे ग तक पहुँचता है और अटक जाता है। तो न इनकमिंग इम्पल्स को ये कंप्लीट होता है, न पुश मिलता है, न एयर ऑक्टेव को इनकमिंग इम्पल्स का पुश मिलता है। इसलिए दोनों ऑक्टेव जो है वो अधूरे रहते हैं। यहाँ उसको एडिशनल पुश की 3 और 6 पर हमेशा ज़रूरत होती है। वो ऑक्टेव की बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमने देखा था
और हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई भी ऑक्टेव कंप्लीट नहीं होता है तो 3 या 6 के ऊपर वो अटक जाता है, जिसको हम गैप भी कहते हैं कि गैप के अंदर वो अटक गया। द ऑर्गेनिज्म कैन देन एन्जॉय हाई प्राणास, द प्राणास 3 to 1 and pranas for itself of incoming impulses, and this would open greater possibilities that the organism is capable of enjoying through the development of the primary body and coordination of both the bodies. अब जो ये हमने देखा कि 3 to 1 जो है वो जो प्राण है वो अभी हम वहाँ तक तो पहुँचे नहीं है, पर अगर वो ऑक्टेव कंप्लीट होते हैं तो वो 3 to 1 तक भी वो प्राण हमारा पहुँच सकता है या वो प्राण का हम उपयोग कर सकते हैं। पर अभी जो है वो हम 4th जो प्राण है जो इनकमिंग इम्पल्स का है, और बाकी 5, 6, 7 जो है वो हमने देखा कि एयर का है, सर्कुलेशन का है वगैरह वगैरह जो है वो 5, 6, 7 के अंदर आता है। चौथा जो है प्राण वो इनकमिंग इम्पल्स का है। तो इनकमिंग इम्पल्स का प्राण जो है वो यहाँ जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर वो कंप्लीट होता है तो 3 to 1 के ऊपर भी हम पहुँच सकते हैं। और अगर ये सब होता है तो फिर ये जो है हमारे एक एन्जॉयमेंट होती है, क्योंकि ये सब कोऑर्डिनेट होता, एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी सब कोऑर्डिनेट हो सकते, तो उसके अंदर एक ये हो सकता था कि एक बॉडी के अंदर एक एन्जॉयमेंट आ सकती थी। वी आर इन भू सब स्टेज 4 अदर ह्यूमिनिटीज एंड वी एज ह्यूमिनिटी इन सब स्टेज 5 ऑफ भू कैन एन्जॉय हायर प्राण 3 एंड इन सब स्टेज 6 कैन एन्जॉय हायर प्राण 2 and substage even substage 7 can enjoy higher pran 1. This is normal evolution for the whole of humanity and would take millions of years, but the same can be achieved by working consciously and diligently and observing the rules of scientific yoga in one lifetime. अब जो है ये जो है वो इवोल्यूशन की बात करते हैं हम, जो भूभुआ स्व का जो अभी इवोल्यूशन है, तो इवोल्यूशन के अंदर हमारी जो ह्यूमिनिटी है वो 4th सबस्टेज के ऊपर है, और हम जो है वो अभी 4th प्राण जो इनकमिंग इम्पल्स का प्राण है उसका हम उपयोग करते हैं। अगर हम इवोल्यूशन के अंदर ऊपर जाते हैं और 4th से 5th सबस्टेज के अंदर जाते हैं भूखे, तो हम 3rd नंबर का प्राण का यूज़ करेंगे। फिर इसके भी और ऊपर जाएंगे, सबस्टेज 6 के ऊपर जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि 2 नंबर का प्राण का उपयोग कर पाएंगे, और सबस्टेज 7 के ऊपर जाएंगे तो जो हाईएस्ट प्राण जो है 1 नंबर का उसका हम उपयोग कर पाएंगे। पर अभी ये जो है हमारा एक नेचुरल इवोल्यूशन है, तो नेचुरल इवोल्यूशन के अंदर लाखों साल गुजर जाते हैं। अगर इसको स्पीड अप करना है तो हमें पर्सनली एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और पर्सनली एफर्ट से हम इस चीज़ को बाईपास कर सकते हैं, और शायद एक ही लाइफ टाइम में सबस्टेज 4 से 5th, 6th और 7th तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है व्यक्तिगत एफर्ट्स और उसने कौन सा मार्ग लिया है। अगर सही मार्ग है तो इस जन्म में भी वो ये सब स्टेज में आगे निकल सकता है। Scientific minds feel that if this force of incoming impulses be utilized by the organism, higher energies could be generated and directed, of which today they have no idea what they term higher pran 3 to 1 and full use of lower pran 7, 6, 5, 4. अब साइंस भी मानता है कि ये जो इनकमिंग इम्पल्स जो है, देखा हमने कि भाई जो आ रहा है उसमें से बहुत सारे जो है वो इसका उपयोग नहीं होता है, पर अगर इसका उपयोग हो सकता तो हायर एनर्जीज हमारे अंदर जनरेट हो सकती थी, और उसके द्वारा हम जो है आगे जाके 3 to 1 का भी प्राण का उपयोग कर सकते, और जो 7, 6, 5, 4 है उसका भी राइट यूज़ या फुल यूज़ हम कर सकते। पर अभी ऐसा है नहीं। 4th जो
प्राण है उसके और उसके के नीचे के प्राण जो है उससे ही हमें अभी चलाना पड़ता है। हम अभी हायर एनर्जीज को जनरेट नहीं कर सकते हैं। कैन वी एक्चुअली डाइजेस्ट द इलेक्ट्रॉन न्यूरल सोर्स ऑफ सप्लाई कॉन्स्टेंटली अवेलेबल एट द सेरेबेलम? तो जो सेरेबेलम का जो भाग है वहाँ वहाँ से जो एक सप्लाई एक निकलता है इलेक्ट्रो न्यूरल मतलब कि एक जो ज्ञान तंतु है उससे एक उसमें से जो इलेक्ट्रिकल नव जो पास होती है मतलब नव के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। तो वो जो है वो उसको अगर हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ ये पूछते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो जो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है, जो चीज़ एक प्रवाह हमेशा अंदर से चालू रहता है पर उसको हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट साइंटिफिक माइंड्स think that such investigation at present is not possible because such advanced persons are not available who make use of prans 7654 complete and also generate prans 321 for research। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ बताते हैं कि भाई ये जो अंदर सप्लाई आता है उसको हम कोई उपयोग करता है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई योगी है या पहुंची हुई व्यक्ति है उसका कोई उपयोग कर सकता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? तो साइंस कहता है कि भाई आज हमारे पास ऐसी कोई व्यक्ति है नहीं कि जिसके ऊपर हम इस तरह काम कर सके और हम बता सके कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ऐसा रिसर्च हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने पूर्ण योग किया है तो वही व्यक्ति जो है वो नीचे वाले 7654 प्राण जो है वो उसका अच्छी तरह उपयोग करते हैं और ऊपर वाले जो है 321 उसका भी वो लोग उपयोग कर सकते हैं। पर साइंस के पास ऐसा कोई भी एडवांस कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, इसलिए साइंस इसको उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। अब सवाल ये है, इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसे कोई एडवांस पर्सन ही नहीं है इस दुनिया के अंदर कि जिसके ऊपर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन हो, या एडवांस पुरुष ऐसे होते हैं पर वो ऐसे बाहर नहीं आते हैं और इस तरह साइंस के कोई प्रयोग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या किया जाए? पर इसका जवाब तावरिया जी खुद यहाँ नीचे देते हैं। बट विल सच पर्सन कम फॉरवर्ड एंड सब्जेक्ट देमसेल्व्स टू सच इन्वेस्टिगेशन? अब वो कहते हैं कि जो महापुरुष है, मानो कि जो 321 का भी प्राण उपयोग करता है, उसको क्या ज़रूरत है कि ये साइंस के रिसर्च के अंदर वो कोई उससे क्या फ़र्क पड़ता है? साइंस मान लो कि जान लिया और साइंस कोई दो बात बताएगा, पर एक्सपीरियंस लेवल पर तो साइंस को भी कुछ पता नहीं है। तो ये जो चीज़ जो है, जो ऐसे कोई महापुरुष है, कोई योगी है, वो क्यों इस तरह का बाहर आएगा और साइंस का सब्जेक्ट बनने को पसंद करेगा? Such persons have much better work to do and also in strict privacy without making any exhibition publicity of their ability। अब जो महापुरुष क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि उसको कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। सच में जो महापुरुष है वो तो पब्लिसिटी से ऊपर है, इसीलिए तो वो उसको हम महापुरुष कहते हैं। तो ऐसा जो कोई योगी है उसको ना कोई अपनी सिद्धियाँ को उसको एग्जिबिट करना है, उसका प्रदर्शन करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि उसको बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म स्तर के ऊपर काम करने होते हैं। ऐसे वो कोई इस तरह के ऐसे आदमी नहीं है कि भाई जिसके पास टाइम है और चलो भाई इसको बुला लो, इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये प्राण 321 चला रहा है कि नहीं। तो वो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो योगी है, उसको ऐसा कोई रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बहुत सारी चीज़ें ओपन कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे सकता है, पर उसे कोई ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि व्यक्ति को खुद को ये सारी चीज़ों का अभ्यास करके, एक्सपीरियंस करके उसको समझना चाहिए। ठीक है, साइंस अपना काम कर रहा है, पर ऐसे कोई महापुरुष ये दो कारण से कि एक तो उसको दूसरे काम करना होता है और उसकी एक प्राइवेसी होती है और उसको कोई उसकी पब्लिसिटी की उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति बाहर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 321 वाला कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, है बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं,
पर वो अपने कारणों से बाहर नहीं आएंगे। अब यहाँ साइंस का एक कोटेशन फिर से उन्होंने लिया है, द सुपीरियर एंड इंटीरियर लोब्स द डिक्लाइन द फोलियम एंड द ट्यूबर make up the major portion of the cerebellum, and it is by this that the great input from the cerebrum is recorded। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो एक सेरेबेलम का जो है, मतलब कि जो छोटा दिमाग है उसका जो एक लेयर है, पतला सा लेयर है, और वहाँ एक कंद वहाँ होता है, तो वो उसके जो लोब्स है, उसके जो हिस्से है सुपीरियर और इंटीरियर, मतलब छोटा दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, कि जहाँ एक पतला सा लेयर होता है और एक कंद होता है, वो जो बड़ा इसका हिस्सा है तो वो सेरेबेलम तक, वो सेरेबेलम से सेरेब्रम तक, मतलब सेरेब्रम मतलब कि दिमाग का बड़ा हिस्सा, सेरेबेलम मतलब दिमाग का छोटा हिस्सा। तो इन दोनों के बीच में एक इनपुट एक रहता है, कुछ एक कनेक्शन रहता है, एक प्रवाह रहता है। तो यहाँ से वो प्रवाह उसके अंदर जाता है। तो एक जो है वो सेरेबेलम से निकल के सेरेब्रम तक, सेरेब्रम से निकल के सेरेबेलम तक एक प्रवाह चालू रहता है। इतना ये रिकॉर्डेड है, मतलब शायद साइंस ने इतना पता लगाया होगा कि कोई प्रवाह अंदर ये दोनों ब्रेन के बीच में चल रहा है। They compose the silent areas or non-functional areas of the cerebellum upon which the energies of the cerebral cortex impinge। अब जो मस्तिष्क का जो आवरण का हिस्सा है, वहाँ से जो एनर्जी वहाँ से निकलती है, सेरेबेलम से जो एक निकलती है, जो एरिया नॉन फंक्शनल है या जिसको हमने साइलेंट एरिया पहले भी बताया, वो एरिया से जो है वहाँ एक एनर्जी जो निकलती है और वहाँ इस जो लेयर है उसके ऊपर वो जाके टकराती है। दे आर टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी आउटपुट। तो ये एक टर्मिनल पॉइंट्स है, अंतिम बिंदु है। ये जो प्रक्षेपण हो रहा है एनर्जी का, एनर्जी जो बाहर निकल रही है उसका जो प्रक्षेपण हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है, उसके अंतिम बिंदु जो है वे वहाँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ये इसके टर्मिनल पॉइंट्स है। हियर नो एसिमिलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो यहाँ कोई संकलन की कोई ये प्रक्रिया बनती नहीं है। ये ब्रेन के अंदर कुछ चल तो रहा है पर इन चीज़ों के अंदर संकलन अभी नहीं बना हुआ है। द साइंटिफिक माइंड्स फील that even supposing there are centers of functional localization, but since the organ appears at present to be mainly non-functional, what can be the purpose? तो साइंटिफिक माइंड वाले जो है वो ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर वहाँ कुछ लोकल जो ये जो कुछ सेंटर्स है, लोकल सेंटर्स है वहाँ पर, वो जो है वो एट प्रेजेंस वहाँ कोई काम नहीं होता है, वो नॉन फंक्शनल है, इसलिए वहाँ जो काम नहीं हो रहा है, इसलिए उसका कोई पर्पज़ नहीं है। वो जो चीज़ है अंदर उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है यहाँ। डज नेचर एंड गॉड गिव एनीथिंग विदाउट अ पर्पज, एंड हाउ कैन देयर बी नो पर्पज ऑफ सो मच जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ एक सवाल तो यही है कि जो चीज़ भगवान ने बनाई है हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो निकम्मी है या जिसकी कोई ज़रूरत है। एक छोटा हिस्सा जो शरीर के अंदर है वो सब ऐसा ही है कि जिसकी कोई ना कोई आवश्यकता है, इसीलिए भगवान ने उसका सर्जन किया है। और दूसरी बात कि जो अंदर से इतनी सारी एनर्जी जो बन रही है, तो ये एनर्जी जो बन रही है इसका भी कोई पर्पज़ नहीं है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ अंदर बन रही है, उसका एक पर्पज़ है, और पर्पज़ यही है कि इवोल्यूशन। अगर कोई व्यक्ति को इवोल्यूशन में जाना है, अपने आप को ऊपर उठाना है, तो ये एनर्जी वगैरह का वो उपयोग कर सकता है। जो ब्रेन के अंदर और चीज़ें हैं जो डॉर्मेंट है, नॉन फंक्शनल है, उसका वो उपयोग कर सकता है और इवोल्यूशन के अंदर
वो व्यक्ति जा सकता है। इसीलिए भगवान ने दिया हुआ है। ये क्या है कि सब कुछ भगवान ने एक दिया हुआ है, पर अभी क्योंकि समय नहीं आया है या फिर हमारा इतना प्रयत्न नहीं है, इसीलिए ये चीज़ों का हम अभी उपयोग कर नहीं सकते। बाकी एक पोटेंशियल रूप में सब कुछ दिया हुआ है। It is even inferred that since the portion of cerebral cortex furnishes the raw material for the subjective experience of the I entity, so the region of the cerebellar cortex be expected to furnish even more, something higher, an experience of the higher order, not only the सो कॉल ESP। तो यहाँ कहते हैं कि जो मैं की संवेदना अंदर है, आई एंटिटी, मतलब मैं की जो संवेदना है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो बड़ा मस्तिष्क जो है वो पहुँचाता है। उसका रॉ मटेरियल बड़ा मस्तिष्क से आता है, पर छोटा मस्तिष्क में से भी ऐसा मटेरियल निकलता है, मिलता रहता है और निकलता रहता है कि जो कि उच्चतर कक्षा के अनुभव हमें करा सके, ऐसी अपेक्षा रहती है। तो यहाँ जो एक चीज़ है कि जो ऊपर वाला ब्रेन, मतलब कि जो बड़ा मस्तिष्क है, वहाँ से कुछ एनर्जी निकल रही है और छोटा मस्तिष्क के अंदर से कुछ, ये चीज़ों का अनुभव हम कर सकते हैं और इसकी एक अपेक्षा एक की जा सकती है कि भाई हाँ, ये चीज़ों का अगर राइट यूज़ होगा तो कुछ हम इसका कुछ अनुभव कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस होंगे वो, जिसको हम साइकिक एक्सपीरियंस कहते हैं या बहुत उच्च प्रकार के कहते हैं, इस तरह के होंगे, न कि सो कॉल ESP, जिसको हम देखा था ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो ये ESP जो है वो एक सामान्य रूप में या सामान्य कक्षा के अनुभव है। वो इतना जिसको कहते हैं सिद्धि या साइकिक पावर, वो ESP नहीं है। ESP इससे बहुत कम है। पर क्योंकि ये अंदर आई एंटिटी की संवेदना जब हम पाते हैं तो इस तरह की एक संभावना बनती है और इसकी एक अपेक्षा हम की जाती है कि भाई ये और जो साइकिक पावर से उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। Such scientific minds also feel that since the cerebral output to the cerebellum already having fulfilled its response potentialities, and the cerebrum is now in the condition only of raw material, electrical supply, and for that reason now again can be subjected this raw material to further anabolism। तो यहाँ कुछ क्या कहते हैं कि थोड़ा ये सब टर्म्स तो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, पर कुछ ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो वैज्ञानिक अभिगम वाले लोग हैं, जो साइंटिफिक माइंड जो है, वो उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि बड़ा मस्तिष्क की ऊर्जा जो आउटपुट है, जो बाहर निकल आ रहा है बड़ा मस्तिष्क से, उसे छोटे मस्तिष्क में जाने देने से उसकी जो रिस्पॉन्स पोटेंशियलिटीज़ जो है वो पूर्ण होती है और वो अब इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहुंचाने की स्थिति में है और इसके कारण वो फिर से बड़ा मस्तिष्क का रॉ मटेरियल या उसकी जो एनाबॉलिक प्रक्रिया जो है उसको वो आगे जा सकती है। तो इस तरह का ये बात करते हैं। इसका डिटेल में हम जा नहीं सकते हैं, पर इसका थोड़ा मैंने ट्रांसलेशन इस तरह किया है। अब आगे और कोटेशन से कहता है, द मेजर पोर्शन ऑफ सेरेब्रल आउटपुट टू द सेरेबेलम इज ओवर द corticopointocerebellar tract. This output at present is non-functional in the ordinary man and woman and constitutes the energies of electrical character which are available potentially for further organic anabolism at the indicated cerebellar level. अब यहाँ क्या कहते हैं कि जो बड़े दिमाग का हिस्सा जो है
जो सेरेबेलम, सेरेबेलम मतलब छोटे मगज का, सेरेबल मतलब बड़े मगज का जो हिस्सा है, वहाँ से जो आउटपुट जो आ रहा है, जो बाहर जो ऊर्जा या इम्पल्स या जो कहे वो बाहर जो आ रहे हैं, वो छोटे दिमाग तक एक ट्रैक, एक मार्ग बनाता है। और ये जो आउटपुट या जिसको सर्जन कह सकते हैं, वो सामान्य स्त्री पुरुषों में नॉन फंक्शनल या कि अक्रियाशील रूप में है। तो ये जो ट्रैक जो है छोटे दिमाग से बड़े दिमाग तक का, वो सामान्य व्यक्ति के अंदर अभी वो डेवलप नहीं है या उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, नॉन फंक्शनल है। और वो इलेक्ट्रिकल लक्षण वाली ऊर्जा बनाती है जो छोटे दिमाग से शरीर तंत्र की आगे की आंतरिक रचना के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह कुछ चीज़ है जो अभी सामान्य व्यक्ति जिसका उपयोग नहीं कर सकता है, ऐसी कोई अंदर ऊर्जा बन रही है और उसका लक्षण जो है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर वाली ये ऊर्जा है। अब आगे कहते हैं कि सम पोटेंशियल इफेक्ट्स is to be expected to take place at this location but does not seem to. Why? तो कुछ जो पोटेंशियल इफेक्ट माने जो गर्भित असर है इस स्थान पर भी अपेक्षित है, इट इज एक्सपेक्टेड, तो वो स्थान पर अपेक्षित है लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। तो ये जो ब्रेन की क्रिया है उसके अंदर जो ये गर्भित असर है उसको वो दिखनी चाहिए पर ऐसा दिखता नहीं है। क्यों? वाई? फर्दर दिस साइंटिफिक माइंड सेज हियर वी हैव ए वेरी लार्ज आउटपुट टू वन ऑफ द चीफ ऑर्गन्स ऑफ द हेड ब्रेन सिस्टम एंड इट प्रोड्यूसेस नो डिजायरेबल इफेक्ट व्हाटसोएवर। तो यहाँ फिर से आगे साइंटिफिक माइंड वाले जो है वो कहते हैं कि यहाँ हमारे पास बड़ा आउटपुट या कुछ सर्जन है जो दिमाग के तंत्र का प्रमुख अंग है और वह कोई खराब असर पैदा करता नहीं है। तो वो यहाँ डिजायरेबल इफेक्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दिस इनपुट इज नॉट ओनली लार्ज बट कॉन्सेंट्रेटेड एट द स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये जो प्रडार जो है वो बड़ा तो है पर सिर्फ बड़ा नहीं है, पर वो निश्चित जगह पर वो घनिष्ठ रूप ले लेता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ले लेता है, घनिष्ठ रूप वो ले लेता है। लाइकवाइज इट कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्सली इंटीग्रेटेड इम्पल्स सीरीज इन द ऑर्गेनिज्म फॉर सेरेब्रल आउटपुट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द कोरिलेशन centers where the utmost degree of integration has taken place। फिर आगे कहते हैं कि इस तरह वह देह तंत्र में जटिल श्रृंखला बनाते हैं। वो जो है ना इम्पल्स की इंटीग्रेटेड इम्पल्स सीरीज, वो जटिल श्रृंखला बनाते हैं क्योंकि इससे संबंधित केंद्रों जो है वहाँ से दिमाग का आउटपुट आ रहा है। तो जो ये केंद्र है, संबंधित केंद्र जो है रिलेटेड सेंटर्स जो है, वहाँ से कोई उसका आउटपुट वहाँ से आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट फॉर द सेरेब्रल आउटपुट टू द सेरेबेलम डज नॉट सीज इवन इन स्लीप स्टेट। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि भाई हम जब रात को सोते हैं तब भी ये जो अंदर से जो एक कांस्टेंट जो प्रवाह आ रहा है सेरेब्रल से, वो सेरेब्रल से जो सेरेब्रम तक जाता है बड़े दिमाग से छोटे दिमाग की ओर, वो कांस्टेंट चालू रहता है, 24 घंटों चालू रहता है। यहाँ तक कि भाई रात को जब हम सो जाते हैं, नींद में होते हैं, तब भी ये चीज़ जो है वो बनी रहती है, वो बंद नहीं होती है। वी कैन नॉट जस्ट स्टॉप हियर एंड से दिस लार्ज highly integrated and highly concentrated stream of neural electrical energy is wasted and is just thrown out of the organism or merely dies at the cerebrum. Can we? तो हम यहाँ ऐसा कह नहीं सकते कि जो उच्च प्रकार की जो विद्युत ऊर्जा का प्रवाह अंदर आता है
वो वेस्ट एक बिगाड़ है। तो अंदर जो प्रवाह जो आ रहा है, मानो कि जो इनकमिंग इम्पल्स का जो बहुत बड़ा फ्लो जो अंदर आ रहा है या ब्रेन से जो कुछ निकल रहा है, तो वो कोई एक वेस्ट है या कोई बिगाड़ है, ऐसा हम उसको कह नहीं सकते हैं। और वो शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है या छोटे दिमाग में जाके मर जाता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये छोटे दिमाग में जाके मर जाता है या फिर शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है, जो आता है वो चीज़ जो है वो वेस्ट हो जाती है, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज़ मोस्ट अर्जेंट वी not only improve the earlier octaves by following certain right methods, we do our utmost consciously, sincerely to anabolize further this constant input of energy coming in as a constant running stream। तो कहते हैं कि उससे विपरीत ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारे जो ऑक्टेव्स है उसको अगर हम जो अर्लियर ऑक्टेव्स जो है, जो हमने देखे कि भाई फुट का या एयर का जो ऑक्टेव्स है, उसको राइट मेथड से उसको इम्प्रूव किया जाता है, राइट मेथड से उसको हम आगे बढ़ाते हैं, सुधार सकते हैं। तो हम उसका सभानतापूर्वक निष्ठा से ये एनाबॉलिक चयापचय की क्रिया जो सतत आगे बढ़ती जाती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह कायम बना रहता है। तो वो ऑक्टेव को हमें इम्प्रूव करना है और उसके लिए सिंसियरली और निष्ठापूर्वक ये जो एनाबॉलिक जो प्रक्रिया है उसको हमें सतत आगे बढ़ाते जाना है, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर कायम सतत रह सके। कांस्टेंट रनिंग स्ट्रीम। Here the practices of correct thinking, corrective methods, change of intensity ratio from 248 to 5:1। अब यहाँ क्या करना है कि हमें इस तरह की प्रैक्टिस करना है। एक तो करेक्ट थिंकिंग की प्रैक्टिस करना, कि हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो कि जिससे हमारा थिंकिंग की प्रोसेस है वो करेक्ट होती जाए। तो जिसके लिए हमने पोज की एक्सरसाइज देखी थी करेक्ट थिंकिंग के लिए। और जो रिएक्शन होता है वहाँ करेक्ट थिंकिंग की प्रोसेस नहीं होती है। तो पोज का प्रैक्टिस हमें उसका करना है, या उसके बाद में करेक्टिव मेथड्स जो इन्होंने इनर डिसिप्लिन के अंदर दी है वो सारी प्रैक्टिस। इसके अलावा भी जो 3 स्टेप वगैरह जो प्रैक्टिस दी है, और उसके द्वारा हमें इंटेंसिटी का जो रेशियो है, जो सामान्य आदमी का 2482 का है, IESN केंद्रों में जो 2482 है, उसके बदले 5:1 के ऊपर वो रेशियो को ले जाना है। इसके लिए ये सब प्रैक्टिस हमें करनी है। चेकिंग अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स ए डे what the organism is doing, calling by one's name refer earlier note, thus preventing lapse into automatic living। All this will go a long way along with certain practices। तो उसके अलावा हमें क्योंकि एक सबसे बड़ा खतरा यही है कि हम क्यों मैकेनिकल या ऑटोमेटिक हमारा लिविंग ना हो जाए, इसीलिए हमें बार बार ये सब प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। और एक और भी प्रैक्टिस उन्होंने जो लास्ट टाइम दी थी कि दिन भर में आप अपना नाम को पुकारते रहें जब भी याद आए। तो क्योंकि आप जो मैकेनिकल कर रहे हैं उससे निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपका ही नाम जो है वो उसको आपको बोलना है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप लाउडली नहीं बोल सकते हैं, तो मन में बोलिए कम से कम। और घर में अकेले हैं तो आप खुल के अपना नाम बोलिए, जो नाम आपका है वो नाम बोलिए, ताकि उस दौरान आप एकदम जागृत हो जाएंगे। तो ये जागृति के लिए, मैकेनिकलनेस को तोड़ने के लिए ये टेक्निक, एक तो नाम की और दूसरी जो सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने बताई है, ये सब कुछ करना पड़ता है ताकि हम ऑटोमेटिक लिविंग में न चले जाए, कॉन्शियस लिविंग हमारा बना रहे। बट द करेक्ट रिस्पॉन्स एज स्टेटेड अर्लियर हैज़ टू बी ब्रॉट अबाउट कॉन्शियसली।
तो ये जो करेक्ट रिस्पॉन्स है, जो आगे उन्होंने बताया था, करेक्ट रिस्पॉन्स जो पोज के द्वारा हम निर्मित करते हैं करेक्ट रिस्पॉन्स, वो इसको लाने के लिए हमें कॉन्शियसली सब प्रयत्न करने पड़ेंगे. बट दिस विल ओनली ब्रिंग अबाउट ए करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द organism that within the physical body to sensory, emotional and mental integration and important step in itself. तो ये जो करेक्ट रिस्पॉन्स जो है ये शरीर का फिजिकल बॉडी का, और उससे लेके जो सेंसरी माने संवेदनात्मक या इमोशनल यानी भावात्मक या मेंटल, ये तीनों का इंटीग्रेशन, जो उनका जो साम्य है, जो उसको इसका जो एकीय है, वो तीनों को हमें एकीय करना है. और इस तरह अगर हम करते हैं फिजिकल लेवल के ऊपर हमारे अंदर, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा. तो ज़रूरी ये है कि करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए ये चीज़ों का सेंसरी, इमोशनल और मेंटल इंटीग्रेशन होना हमारे अंदर ज़रूरी है. अभी नहीं है, हमारा ये तीनों का इंटीग्रेशन नहीं है. संवेदना कुछ और प्रकार की है, इमोशनल लेवल पर कुछ और अंदर गड़बड़ चल रही है, और मेंटल लेवल के ऊपर दिमाग जो है वो डे ड्रीमिंग के अंदर घुसा हुआ रहता है या ब्रीदिंग चलता रहता है. तो इस तरह का दोनों सामंजस्य में एकीय से वो काम नहीं करते हैं. उसको करना चाहिए तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप अपने आप में हो जाएगा. But if the Western writers think that the state of awakeness is everything, or that it leads to cosmic consciousness or even to objective consciousness, it is not true. तो अभी फिर से वो जिस तरह लास्ट टाइम बताया था वेस्टर्न राइटर्स के बारे में, वो कुछ कहते रहते हैं, तो यहाँ भी कहते हैं कि भाई ये जो वेस्टर्न राइटर्स जो ऐसा सोचते हैं और ऐसी प्रैक्टिसेस भी कराते हैं कि भाई वो मानते हैं कि जो अवेकनेस है वही एक एवरीथिंग है, सब कुछ है. मतलब अवेकनेस मतलब कि एक प्रकार की जागृति, अंदर से अगर एक प्रकार की जागृति आ गई तो सब कुछ आपके अंदर आ गया, ऐसा वो लोग मानते हैं. और वो ऐसा मानते हैं कि ये जो अवेकनेस अगर आ जाती है तो वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक हमें लीड करती है, वहाँ तक हमें पहुँचाती है. कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मतलब कि वैश्विक चैतन्य जो है, वैश्विक चैतन्य तक हमें पहुँचाती है. या फिर ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो वहाँ तक, जो वस्तुलक्षी चैतन्य है वहाँ तक हमें पहुँचाती है. पर यहाँ साफ कहते हैं कि ये सही ही नहीं है. जो अवेकन कहने का मतलब ये है कि कॉन्शियस, वो उन्होंने पर्पस में एकदम क्लियर कट बताया हुआ है कि कॉन्शियसनेस एक अलग चीज़ है और अवेयरनेस जो है बिल्कुल अलग चीज़ है. कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा से रिलेटेड है, डिवाइन फ्रेगमेंट से रिलेटेड है, और अवेयरनेस जो है वो चित्ती से और चित्त से रिलेटेड है. तो आपका चित्त जो है वो अवेयर होता है क्योंकि चित्ती के कारण, पर ये जो है चित्त कभी भी कॉन्शियस नहीं हो सकता. वो कॉन्शियसनेस जो है वो अलग चीज़ है, और जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है वो अवेकननेस या अवेयरनेस से बिल्कुल अलग चीज़ है. पर कि ये वेस्टर्न थिंकर जो है या वेस्टर्न राइटर्स है वो ऐसा मानते हैं कि ये सब चीज़ एक ही है, या अवेकननेस ही आपको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक ले जाएगी, पर वो सही नहीं है. मच कॉन्शियस एंड सिंसियर एंड कंटिन्यूड प्रैक्टिसेस एंड वर्क ऑन वंस सेल्फ इज नेसेसरी एट दिस स्टेज टू रीच द इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ प्रत्याहार. तो प्रत्याहार तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट स्टेज है, और इसके लिए सिंसियर और कॉन्शियस कंटिन्यूड प्रैक्टिस चाहिए. सिंसियरली करना है, कंटिन्यूस करना है, और उसका कंटिन्यू उसको करते जाना है. जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया था कि भाई सतु दीर्घकाल निरंतरीय, तो दीर्घकाल तक निरंतर इसको करते जाना है. तो वो चीज़ सिंसियर और कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, और वो अपने आप के ऊपर करना है, तब हम प्रत्याहार तक पहुंच सकते हैं. एंड बिफोर दैट द 3-step rhythmic breathing all 24 hours of the day is to be enforced over the system. तो 3-step rhythmic breathing है, उसको 24 घंटे के लिए बैठा देना है, उसको एस्टेब्लिश कर देना है. बिफोर दैट मतलब प्रत्याहार आने से पहले. तो ये कहने का मतलब यहाँ ये भी है इंडिकेशन
कि भाई अगर आपको प्रत्याहार तक पहुंचना है तो पहले आपको 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग 24 घंटे बिताना पड़ेगा। Here once again we must remind you, dear friend, that the physical body, that is the organism, has its limitations, however wonderful it may be। तो कहते हैं कि भाई ये फिजिकल बॉडी है, चाहे कितना सुंदर है, जितना कितना भी बढ़िया है, उसके अंदर कुछ अद्भुत रचनाएं है शरीर के अंदर, हर चीज़ जो है वो आज साइंस नहीं बना सकते ऐसा चीज़ बनाया है हमारे शरीर में। हार्ट जो है वो निरंतर 24 घंटे एक पंप का काम कर रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक पंप। आज कोई दुनिया की कोई फैक्ट्री ऐसा पंप नहीं बना सकती कि इस तरह 70-80 साल तक नॉन स्टॉप चलता रहे। आँख जो है आज महंगा से महंगा कोई कैमरा ऐसा नहीं है कि जो आँख देख रही है और जो वो परसीव करती है, ऐसा कोई कैमरा नहीं बना है। तो बॉडी के अंदर जो भगवान ने चीज़ें बनाई है, लीवर बनाया है, लंग्स बनाया है, स्टमक बनाया है, हर चीज़ इतनी अद्भुत चीज़ें ये भगवान ने बनाई है इस तरह की। पर फिर भी इसका भी एक लिमिटेशंस है। हर चीज़ जो है चाहे कितनी भी अद्भुत हो पर इसकी एक मर्यादा तो है। सो बाय ऑल दिस प्रैक्टिसेस एंड कॉन्शियस लिविंग वी आर ओनली ब्रिंगिंग दिस ऑर्गेनिज्म टू अ लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं उसका एक हेतु ये है कि उसके कारण हम ये ऑर्गेनिज्म जो है, बॉडी है, उसको एक रिस्पॉन्स की लेवल तक पहुंचा सकते हैं। रिस्पॉन्स, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि अप टू द मार्क ये जो बॉडी है ऐसा हो कि जो वो मैक्सिमम आउटपुट कितना दे सकता है, तो मैक्सिमम आउटपुट वो दे सकता है, वो इसका लेवल ऑफ रिस्पॉन्स बनेगा। तो हमारा बॉडी इस तरह होना चाहिए, हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए कि हमारा बॉडी ऐसा बन जाए कि ये मैक्सिमम आउटपुट हमें दे सके हर चीज़ के लिए। बट फर्दर वर्क टू बी डन एंड विच इज़ नाउ टू बी डन इज इन द प्राइमरी बॉडी और एस्ट्रल बॉडी एंड देन ब्रिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस 2 ऑर्गेनिज्म। पर इससे भी आगे हमें काम करना है। चलो इतना तो काम कर लिया कि हम लेवल ऑफ रिस्पॉन्स तक फिजिकल बॉडी को ले आए, पर इससे आगे हमें काम करना है प्राइमरी बॉडी या एस्ट्रल बॉडी के ऊपर काम करना है। इसको सुधारना है, इसको करेक्ट करना है, इसको शुद्ध करना है और फिर दोनों बॉडियों को कोऑर्डिनेट करना है, दोनों बॉडियों को जोड़ना है। तो फिजिकल लेवल पर श्वास और एस्ट्रल लेवल पर प्राण, इस दोनों का कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन होगा। और दूसरी ओर फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी जो है वो दोनों का कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, तब जाके वो कंप्लीट एक पैकेज जैसा बनता है और वो दोनों मिलके कंप्लीटली काम करते हैं। द एस्ट्रल और प्राइमरी बॉडी इज मियरली ए साइक एंड बिसाइड्स इट इज द आत्मन और डिवाइन फ्रेगमेंट, बट आफ्टर कमिंग सो फार एन इंडिविजुअल फील्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ दिस important factors, that is the psyche and the divine fragrance instinctively और intuitively। तो दूसरी जो ये चीज़ जो है वो प्राइमरी बॉडी का जब ये है तो उसके साथ में क्या चीज़ जुड़ी हुई है, साइक या मनस जिसको कहते हैं या चित्त जिसको कहते हैं। तो प्राइमरी बॉडी जो है वो साइक के साथ में है और इसके ऊपर इसके आगे जो चीज़ है जिसको आत्मा कहते हैं या डिवाइन फ्रेगमेंट होते कहते हैं। तो जो साधक है वो आगे जाके ये दोनों का जो है उसकी प्रेजेंस का अनुभव करता है। मतलब कि वो जो साइक है वो और डिवाइन फ्रेगमेंट दोनों का अनुभव करते हैं। किस तरह, या तो इंस्टिंक्टिवली या इंट्यूटिवली, मतलब एक सहज प्रेरणा से। उसके अंदर एक सहज प्रेरणा होती है, उसके द्वारा वो अपनी साइक को भी जान पाता है, समझ पाता है और आगे जाके जो आत्मा तत्व है उसको भी वो समझ पाता है। We come to the conclusion that if the organism goes through the various disciplines, it is brought to the right state of reception and response। अब जो है वो यहाँ एक कंक्लूड करते हैं कि भाई अगर ऑर्गेनिज्म जो है हमारा वो सही ढंग से अगर वो आगे बढ़ता है और जो अलग अलग डिसिप्लिन है, मतलब अलग अलग जो मार्ग है उसको लेके या अलग अलग जो साधना है या साधन है जिसको कहा है कि भाई
डिसिप्लिन तो एक ही है, पर उसके अंदर अलग अलग साधन होते हैं। जैसे कि ये सिस्टम के अंदर 3 स्टेप से लेके बहुत सारी प्रैक्टिसेस दी गई है। तो ये जो चीज़ जो है, ये करने से हम जो है वो एक राइट स्टेट ऑफ रिसेप्शन और रिस्पॉन्स के ऊपर आएंगे। मतलब जो स्वीकार का और जो प्रतिभाव, रिस्पॉन्स माने प्रतिभाव, रिसेप्शन माने स्वीकार, तो स्वीकार और प्रतिभाव जो है वो स्थिति के अंदर हम आ जाएंगे अगर ये सही ढंग से हम ये डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट, रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम whom, where, when, how। तो यहाँ बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं। अभी आगे, these are vital and basic questions we very important from further progress, and it is this reception and response that makes use of and direct the large, highly integrated and highly concentrated stream of neural electrical energies which seem to die at the cerebellum or just leak out of the organism। तो यहाँ जो है वो कहते हैं कि ये एक बहुत वाइटल, महत्व का एक सवाल है, और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो रिस्पॉन्स और रिसेप्शन का जो प्रोग्रेस है उसके लिए हमें जो ब्रेन के अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, जो एक स्ट्रीम होता है, वो a large, highly integrated and highly concentrated stream of neural electrical energy। तो न्यूरल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ब्रेन से निकलती है, जो हाईली इंटीग्रेटेड है और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, वो ऐसा लगता है कि वो मर जाती है, जैसे कि हमने आगे भी ये चीज़ देखा है ना, या फिर ऐसा लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म से उसका लीकेज हो जाता है। तो ये चीज़ जो है उसको हमें इसका यूज़ करना है, मेक यूज़ ऑफ दिस, और इसका यूज़ करना है। जो लीक होती है या मर जाती है उसको अगर हम यूज़ कर सकते हैं या उसको डायरेक्ट कर सकते हैं तो वो चीज़ हमें प्रोग्रेस के अंदर ये चीज़ उपयोगी बनती है। सच साइंटिफिक माइंड्स टॉक ऑफ कैटालिस्ट एजेंट एंड थिंक दैट एन इफेक्ट similar at the cerebellar locus can take place, and say that about such an effect there is nothing any more mystical than there is about catalysts in general। कैटालिक एजेंट की बात करते हैं। अभी साइंटिफिक माइंड जो है वो अब एक चीज़ और बताते हैं कि भाई एक कैटालिक एजेंट जो है, जिसको उत्प्रेरक माध्यम जिसको हम कर सकते हैं, वो एक चीज़ जो है, और वो इस तरह की छोटे दिमाग के अंदर जो सेरेबेलर जो है उसके अंदर ये कैटालिटिक एजेंट इस तरह की एक इफ़ेक्ट, एक असर इस प्रकार की उत्पन्न करता है। और वो कहते हैं कि अबाउट सच एन इफेक्ट देर इज़ नथिंग एंड मोर मिस्टिकल देन देर इज़ अबाउट कैटालिटिक एजेंट। तो ये जो उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, और ये एक जैसे कि मिस्टिकल, ये जिसको कहते हैं कैटालिस्ट, मतलब कि उत्प्रेरक जो चीज़ है, सामान्य उत्प्रेरक क्रिया, वो जो है वो उससे और कोई मिस्टिकल मतलब कि रहस्यमय चीज़ कुछ नहीं है, ऐसा लगता है उनको। It is a very rational deduction, but the status given to awakenness of such a catalyst agent is not correct. Awakenness forms one of the many disciplines to bring the organism, that is the physical body, to a peak of condition when it is able to receive and be guided, and this effect
does seem mystical for the result for psychic powers shown by the individual at first elementary known as ESP and then more advanced. तो यहाँ कहते कि इससे एक बौद्धिक निष्कर्ष निकलता है, ये एक बहुत बौद्धिक निष्कर्ष है, पर जो उत्प्रेरक जो माध्यम है, मतलब ये जो कैटालिक एजेंट, उसकी जागृति को जो महत्व या प्रतिष्ठा दिया गया है वो ठीक नहीं है। जो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है ये कैटालिक एजेंट के बारे में, वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। स्थूल शरीर में उच्च अवस्था दौरान अनेक डिसिप्लिन या मार्ग में से किसी एक द्वारा जागृति रची जाती है जो स्वीकार और मार्गदर्शन की क्षमता रचती है। जागृति का प्रभाव या असर रहस्यमय है क्योंकि उसका परिणाम चैतसिक शक्ति के रूप में आता है जो शुरू में ESP के रूप में दिखता है, बाद में वो एडवांस हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो डिसिप्लिन, बहुत सारी डिसिप्लिन है, उसमें से कोई एक डिसिप्लिन जो है वो उसको लेके जागृति को रचा जाता है, बनाया जाता है, और फिर उसका स्वीकार और उसका मार्गदर्शन लेके जो आगे जाके जो चीज़ बनती है वो हमारे अंदर साइकिक पावर्स आते हैं, जिसको सिद्धि कहते हैं या महर्षि पतंजलि उसको विभूति कहते हैं। तो वो जो चीज़ है वो शुरुआत में वो चीज़ ESP के रूप में आएगी, मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के रूप में, मतलब छोटे मोटे कुछ सिद्धि या छोटे मोटे कुछ साइकिक पावर्स शुरुआत में आते हैं, और फिर आगे जाके वो एक बहुत उच्च मात्रा के अंदर वो साइकिक पावर्स फिर बन जाते हैं, एडवांस रूप में वो चीज़ बन जाती हैं। In the beginning, the so-called ESP is possible when only 10% of the energy is being directed, but psychic real powers are possible when 100% of this energy is being directed. अब शुरुआत में जब ये जो एनर्जी जो जगती है उसका खाली 10% उपयोग भी करेंगे तो भी ESP की जो शक्तियाँ हैं वो व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है। पर जो रियल साइकिक पावर्स है, रियल जो सिद्धियाँ हैं, रियल जो विभूतियाँ हैं, वो उसके लिए तो वो जो एनर्जी जागती है उसका 100% उपयोग करना पड़ता है और उसको डायरेक्ट करना पड़ता है। इन दिस नो थॉट प्रोसेस टेक्स प्लेस बट इज फार फ्रॉम कॉन्शियसनेस एंड इवन फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश स्टेट एज शोन इन डायग्राम 3b and compare this diagram 3b with the earlier diagram 1 and 2। पर वो कहते हैं कि चाहे कितने भी साइकिक पावर्स आपके अंदर डेवलप हो जाए, कितने भी एडवांस ये हो, पर वो कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस के आगे कुछ नहीं है। कॉन्शियसनेस मतलब कि आत्मा की जागृति। तो साइकिक पावर्स एक अलग चीज़ है और आत्मा की जागृति अलग चीज़ है। जो लोग साइकिक पावर्स बताते हैं, आज भी कई सारे ऐसे महात्मा लोग हैं जो अपना साइकिक पावर्स बताते रहते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति साइकिक पावर्स बताता है वो उसने कॉन्शियसनेस प्राप्त कर ली है या इसके अंदर पूर्ण जो है आत्म तत्व की उपलब्धि हो गई है। पर जिसके अंदर पूर्ण आत्म तत्व की उपलब्धि ही है वो ज़रूर उसके अंदर साइकिक पावर्स होते हैं, पर वो हार्डली उसका उपयोग करते हैं या उसको एग्जिबिट करते हैं। जैसे आगे भी उन्होंने बताया, इस तरह इन चीज़ों के अंदर जो जागृत व्यक्ति है या पूर्ण व्यक्ति है वो ऐसी चीज़ों में, और इसको अगर हम इसको 3b के स्टेज के साथ उसको बताया जाता है कि भाई तावरिया जी ने जो डायग्राम 5 बताया है उसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है पीछे के 3a 3b 3c, तो ये जो चीज़ जो है वो 3b तक उसको हम कह सकते हैं कि ये 3b के अंदर ये चीज़ आती है और वहाँ कोई थॉट प्रोसेस भी नहीं होती है, ऐसी ये चीज़ होती है। और वो 3b 1 और 2 जो डायग्राम है उसके कंपैरिजन में तो बहुत उच्च प्रकार के स्टेज थे।
वेल एस्टेब्लिश स्टेज है। We also feel that when the Western writer state of identity becoming objective, that it is a thing, not a postulate। यहाँ 2-3 पैराग्राफ है, अभी आप आज ख़त्म ही कर देते हैं ये मीटिंग को। तो जो वेस्टर्न राइटर्स है यहाँ एक और बात कहते हैं कि जो वस्तुलक्षी जगत है, जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, उसके अंदर में कल्पना नहीं है। जो वस्तुलक्षी जगत में मैं जो है आई एंटिटी है, उसकी कल्पना नहीं है, पर वो ठोस वस्तु होता है और वो अनुभव चैतसिक स्तर का होता है। वो पोस्टुलेट मतलब कि एक ठोस चीज़, नक्कर चीज़ होती है, उसका वो चीज़ का अनुभव होता है। द एक्सपीरियंस इज ऑफ द साइक एंड नॉट ऑफ आत्मन और डिवाइन फ्रेगमेंट। अब यहाँ जो ये आई एंटिटी का जो अनुभव होता है, चाहे वो ठोस भी हो, फिर भी वो जो चीज़ है वो साइक का अनुभव होता है, वो मनस का अनुभव होता है, न कि आत्म तत्व या डिवाइन फ्रेगमेंट का अनुभव। बट द एक्सपीरियंस ऑफ द प्राइमरी बॉडी मेकिंग ए शिफ्ट फ्रॉम द सेकेंडरी और फिजिकल बॉडी and in due course has to be totally separated from the secondary body and this organism that is primary to reach the perform the practice of pratyahara। तो ये प्रत्याहार की स्थिति है कि जहाँ सेपरेशन ऑफ बॉडी का प्रयोग किया जाता है, मतलब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी जो अभी जो ज्वाइन है, तो साधना के अंदर एक ऐसी स्थिति निर्माण की जाती है कि जहाँ दोनों को सेपरेट किया जाता है। तो एक शिफ्ट है, यहाँ एक से दूसरे में ये शिफ्ट होता है, उसका एक एक्सपीरियंस जो है यहाँ साधक को प्रत्याहार के स्टेज के अंदर उसको मिलता है। द वेस्टर्न राइटर्स दो राइटिंग वेरी रेशनली forget that consciousness, either objective consciousness or cosmic consciousness, that is whatever definition of the consciousness be, would mean that an individual can only experience such consciousness very, very consciously, methodically, and never suddenly, without precise methods or deliberate practices, and so all such experiences are merely earlier stage of ESP। अब यहाँ फिर से वो वेस्टर्न राइटर्स क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं उसकी बात कहते हैं कि एक बात वेस्टर्न राइटर्स भूल जाते हैं कि जो कॉन्शियसनेस जो है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो मतलब कि व्यक्ति की व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस है या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वैश्विक कॉन्शियसनेस है, वो उसकी जो कॉन्शियसनेस की जो डेफिनेशन जो की जाती है, उसकी जो व्याख्या है, उसको जो समझाया जाता है, वो इंडिविजुअल कैन ओनली एक्सपीरियंस सच कॉन्शियसनेस वेरी वेरी कॉन्शियसली मेथोडिकली। वो जो कॉन्शियसनेस है उसका जो अनुभव जो है, वो अनुभव जो व्यक्ति को है वो कॉन्शियस मेथोडिकल प्रैक्टिस से होता है, और बहुत सारी कॉन्शियस मेथोडिकल प्रैक्टिसेस वो जब करता है तब इस प्रकार का इसको कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सडनली हो जाता है विदाउट कोई मेथोडिकल या डेलिबरेट प्रैक्टिस के बिना ये हो जाएगा। यहाँ कुछ भी सडन नहीं है, ये स्टेज बाय स्टेज होता है। कई लोग सडन की बात करते हैं, कई लोग जंप की बात करते हैं अध्यात्म के अंदर कि एक जंप मार दो, कूद जाओ, ऐसी बात। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ये अध्यात्म है, एक लेडर जैसा है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप और मेथोडिकल ये जाना पड़ता है। सब प्रैक्टिस इसको मेथोडिकल और डेलिबरेटली ये सब करना पड़ता है। एंड सो ऑल सच एक्सपीरियंसेस आर मियरली अर्ली स्टेज ऑफ ESP। तो जब उसके दौरान जो अनुभव होता है वो ESP का अर्ली स्टेज का होता है, जो सेंसरी परसेप्शन होता है उसका अर्ली स्टेज का है। इट मीन्स दैट एन इंडिविजुअल इज डेवलपिंग फ्रॉम डायग्राम 3A to 3B state, in which case it will consciously, deliberately, and when developing from diagram
3C, diagram 2 to 3B. It means without the constructive step of diagram A, it means that some work the individual has done in previous life or lives and getting the fruits of this life, and so in a way suddenly, for it takes many lives efforts to proceed from diagram 2 to diagram 3A and then to 3B. अब इन शॉर्ट ये कहना ये चाहते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे कि भाई सडनली ऊपर चढ़ गई है, जैसे हमारे यहाँ कृष्णमूर्ति का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने कोई अपेरेंटली कोई साधना नहीं की थी या कोई गुरु के मार्गदर्शन में ऐसा कोई सिंसियरली सालों तक कोई काम नहीं किया था, फिर भी वो इस तरह के जो एडवांस स्टेज जो है ये 3B के या उससे भी आगे के हो सकता है। तो सडनली जैसे कि वो पहुंच गए हैं, ऐसा बहुत लोगों को महसूस होता था। पर इसका मतलब यहाँ तावैया जी ये बताते हैं कि ऐसा नहीं कि ये सडनली हो गया, ऐसी व्यक्तियों ने भूतकाल में या पिछले जो जन्म होते हैं अनेक जन्मों में इन लोगों ने किसी न किसी प्रकार की साधना की होती है, और उसका परिणाम ये इस जन्म में ऐसा दिखता है कि भाई इसने तो कुछ नहीं किया है फिर भी ये व्यक्ति तो पहुंचा हुआ लगता है। तो इसका कारण यही है कि ऐसा नहीं मानना है कि भाई ये कोई डायग्राम 2 वाला होता है सामान्य आदमी और इससे डायरेक्ट वो 3B के ऊपर पहुंच गया, ऐसा नहीं है। उसने पिछले जन्मों में ये सारा काम किया है और अब ये 3B के स्टेज के ऊपर या इससे आगे के स्टेज पर व्यक्ति हो सकती है। पर ऐसा लगता है कि भाई ये सडनली ये व्यक्ति तो पहुंच गया, उसने तो कोई साधना की नहीं, पर ऐसा नहीं है। उसका कारण पिछले जन्मों की साधना है। In fact, 3C is out of the question for almost all, and even the conscious state 3B, well established, is not cosmic consciousness by any stretch of imagination. Difficult stage though it be for achievement. अब जो 3C जो है सबसे एडवांस स्टेज जो है, एडवांस जो स्थिति है वो 3C की है, उसकी तो यहाँ आउट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ तो उसकी तो कोई बात ही नहीं की जाती है। और इवन जो 3B जो स्टेज है, जो वेल एस्टेब्लिश स्टेज है, वहाँ भी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या जिसको हम आत्म तत्व या फिर वैश्विक चैतन्य जिसको कहते हैं, उसकी भी वहाँ अब बात नहीं की जाती है। 3B के स्टेज के अंदर भी ये जो है आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं है। 3B के स्टेज के अंदर चित्ती का रिफ्लेक्शन व्यक्ति के अंदर होता है, उसका इंडिविजुअल चित्त जो है वो निकल जाता है, चित्ती से वो सब परसीव करता है, फिर भी वो अभी आत्म तत्व का तक वो व्यक्ति नहीं पहुंची हुई है उसको। और जब 3C के स्टेज में जाती है व्यक्ति, तब उसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। और ये इवन 3B का स्टेज भी बहुत डिफिकल्ट स्टेज है, फिर भी उससे भी आगे का कोई स्टेज है। द साइक एंड द ऑर्गेनिज्म और फिजिकल बॉडी आर बोथ कॉल्ड शेडोज एग्जिस्टिंग बिकॉज द डिवाइन फ्रेगमेंट और आत्मन wants them to serve a particular purpose for time being. तो ये जो साइक एंड दिस ऑर्गेनिज्म ऑफ फिजिकल बॉडी और साइक जो है, मतलब जो मनस है और फिजिकल बॉडी है, वो दोनों जो होते हैं उसको शैडो कहते हैं, एक प्रकार की एक छाया कहते हैं। जो डिवाइन फ्रेगमेंट्स है वो उसका कोई पर्टिकुलर पर्ज है, वो उस समय वो कुछ सॉल्व करना चाहता होगा डिवाइन फ्रेगमेंट का पर्पस, इसीलिए ये शैडो एग्जिस्ट करता रहता है, ऐसी कोई बात यहाँ कहते हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है और कहते हैं मोर इन आवर नेक्स्ट, प्लीज़ रीड केयरफुली, स्टडी, रीड प्रीवियस नोट्स to avoid misunderstanding. Ask any number of questions, but get your mind clear on this subject. The West is approaching fast and in a methodical manner, and so we take recourse to textbooks to understand this subject better. तो वो बार बार ये करते हैं कि भाई आप ये सब जो अब तक की नोट्स है उसको ध्यान से पढ़ो, उसको समझने का प्रयत्न करो,
और वो जब थे तो कहते हैं कि उसका जो कोई डाउट है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और ये कहते हैं कि अभी वेस्ट जो है, वेस्ट का साइंस जो है या वेस्ट की जो एक पद्धति है ये सर्च की या आध्यात्मिक सर्च के अंदर भी और साइंटिफिक सर्च के अंदर भी, वो थोड़ी मेथोडिकल मैनर है, वो अच्छा है। और इसके लिए हम वो जो उनके जो टेक्स्ट थे, जैसे यहाँ उन्होंने बहुत सारा कोटेशंस वो फिजियोलॉजिकल टेक्स्ट से लिया है, साइंस से लिया है। तो इस तरह का सब्जेक्ट लेकर और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह का कोटेशंस का सहारा लेना भी अच्छा है, ऐसा कहते हैं। इन शॉर्ट ये 16 नोट जो है वो भरपूर मात्रा में ये साइंटिफिक स्टडी जैसी है। तो ये फिर से पढ़कर समझने का प्रयत्न करें और शायद जिसको इसको कोरिलेट करना है साइंस और हमारा जो अध्यात्म, तो वो या फिर तावरिया जी ने जो ये 3AB 3C कहा है उसको ब्रेन के अंदर के हिस्से में सेरेब्रम वगैरह में क्या कुछ इससे ये होता है या इनकमिंग इम्पल्स किससे निकलते हैं, जो उसमें ब्रेन का क्या रोल है। अब यहाँ एक बात समझने की ये भी हम समझ सकते हैं ये सब सारे इसका सारांश के अंदर, कि अब तक हम ऐसे मानते थे कि भाई जो हमें साइकिक अनुभव होते हैं या स्पिरिचुअल अनुभव होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और उसमें कोई फिजिकल का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, उसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, ऐसा हम मानते हैं। पर यहाँ जो उन्होंने चीज़ें बताई है कि ब्रेन के अंदर से ही खुद ऐसे कुछ इस तरह के प्रवाह निकलते हैं और वो प्रवाह का वो ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो हम स्पिरिचुअल में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम इनका ब्रेन के डेवलपमेंट का इनकार नहीं कर सकते हैं, हमें साधना द्वारा ब्रेन के डेवलपमेंट का भी हम कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा का उपयोग करके स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा समय हो गया है, रुकते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर से जो 17th मीटिंग है उसको देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।